नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अब लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। अभी तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार वक्त से पहले जो है वो मोदी सरकार चुनाव करवा सकती है। खासकर कि जब अगले महीने में 22 जनवरी को ही जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में कोई मौका उसका नहीं छोड़ना चाह रही है और बीजेपी के लिए इन चुनावों में भी राम मंदिर का ही मुद्दा रहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जो है उसने भी अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। कई स्तरों में मीटिंग की तैयारी चल रही है। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की भी तैयारी चल रही है। तो इसके साथ ही बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उसको लेकर भी कल उसकी मीटिंग होनी है, चौथी मीटिंग होनी है दिल्ली में। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जो कांग्रेस है या फिर इंडिया गठबंधन है वो काफी ज्यादा अब तैयारियां अपनी वो तेज कर रहा है। इसी को लेकर अब मीटिंग भी होनी है और दिल्ली में इसी के 2 दिन बाद जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होनी है। तो लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अभय दुबे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से सर आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होनी है और कांग्रेस भी लगातार रणनीति अपना रही है 2024 को लेकर, तो क्या लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन है 2024 में किन मुद्दों को लेकर उतरेगा? कांग्रेस की जो तेलंगाना में विजय हुई उसके ऊपर से थोड़ा फोकस हट गया, जबकि ध्यान से देखा जाए तो वो बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर विजय है। उस विजय की जो सबसे बड़ी खास बात है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, मैं वहां आपके सामने रेखांकित करना चाहूंगा। देखिए, जो भारत राष्ट्र समिति है, देश की सभी क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले उसके पास ज्यादा पैसा है। वो चुनाव में जितने जबरदस्त तरीके से उसने पैसा पानी की तरह बहाया, वो किसी और क्षेत्रीय शक्ति के बस की बात नहीं है। ना अन्ना द्रमुक के बस की बात है, ना द्रमुक के बस की बात है, ना वाईएसआर कांग्रेस के बस की बात है। भारत राष्ट्र समिति ने उसका धनबल जो है वो अपने आप में बेमिसाल है। शायद उसकी तुलना केवल भारतीय जनता पार्टी से ही की जा सकती है। लेकिन हुआ क्या चुनाव में कांग्रेस ने उसको हरा दिया। इस बात को समझने की जरूरत है। आज इस देश में सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी के पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेट सेक्टर से अनाप शनाप अकूत मात्रा में पैसा इकट्ठा किया है और दूसरी पार्टियां उसके मुकाबले बहुत पीछे है। उनको भी थोड़ा बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, लेकिन भाजपा का कोई मुकाबला नहीं। भाजपा उनसे मीलों मीलों आगे है। इसके बावजूद भी तेलंगाना का चुनाव ये साबित करता है कि धन बल में मजबूत पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है, बशर्ते आपके पास एक समांतर नैरेटिव हो, सुनाने के लिए, मतदाताओं को सुनाने के लिए एक ऐसी कहानी हो जो कि सत्तारूढ़ दल के पास न हो। इसीलिए अब कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, जो कांग्रेस भी अच्छी तरीके से समझ रही है, और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के साथ सहयोगी दल हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी भाजपा के समांतर एक नया नैरेटिव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी हो, तो वो तो हो गया उसका नकारात्मक पहलू, नेगेटिव पहलू हो गया। दूसरी तरफ उसकी वो क्या, जब सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे इस साल में, उनके पास करने के लिए क्या होगा, वो सिलसिलेवार बताने के लिए हो, उनके मुद्दे क्या होंगे, उसके आधार पर उनका सकारात्मक नैरेटिव बनेगा। तो मेरा मानना है कि इस वक्त सारे विपक्ष के दिमाग में यही चल रहा है, खासतौर से कांग्रेस के दिमाग में यही चल रहा है। और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है, अभी लालू यादव आए हुए हैं, मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, पटना में भी उनकी बातचीत सुनी और यहाँ भी उनकी बातचीत सुनी। तो लालू यादव का तो बिल्कुल साफ कहना था कि भाई आप नरेंद्र मोदी की बात करना बंद कीजिए। पत्रकारों से थोड़ा पटना में थोड़े नाराज भी हो गए, हमारी बात कीजिए ना। तो उन्होंने यहाँ पे आकर कहा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, और उनके चेहरे, उनकी बातचीत में एक विश्वास भी झलक रहा था। लेकिन वो विश्वास तब साकार होगा जमीन पर, जबकि बिना देर किए हुए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के लोग बना लेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। देखिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को करना है, सिर्फ कांग्रेस ही उसका नेतृत्व कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 3 राज्यों के चुनाव जीते हैं, हारे हैं। अगर वो चुनाव जीत जाती तब भी वो उसका नेतृत्व करती, चुनाव हार गई है तब भी वो उसका नेतृत्व करेगी। आप म्यूट म्यूट हैं, आप म्यूट हैं।
सर क्या लगता है कि 2024 में एक मजबूत महासंग्राम देखने को मिलेगा और क्या मोदी मैजिक के सामने इंडिया गठबंधन कमाल कर पाएगा? देखिए, ये मोदी मैजिक और मैं ऐसे एंटी एनालिटिकल बोगी मानता हूँ। जब आपको विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप एक इस तरह की कोई कल्पना गढ़ लेते हैं कि वो मोदी जी मैजिक कर देंगे आके। अब मोदी जी ने राजस्थान में मैजिक कर दिया, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में मैजिक कर दिया, छत्तीसगढ़ में मैजिक कर दिया, तेलंगाना में नहीं कर पाए, उससे पहले कर्नाटक में नहीं कर पाए थे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में मैजिक नहीं कर पाए थे। तो जब मोदी जी कुछ मैजिक कर देते हैं, तो उनकी मैजिक करने में जो उनकी पिछली विफलताएँ हैं, उनको लोग भूल जाते हैं। आप केवल राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में क्या मैजिक हुआ है? राजस्थान में कोई मैजिक हुआ है? राजस्थान में जो कांग्रेस की पराजय हुई है, वो उनकी रणनीतिक पराजय है। अगर कांग्रेस ने अपने पत्ते ठीक से खेले होते, तो इस वक़्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास में बैठे होते भजन लाल शर्मा की जगह। मैं आपको सीधे-सीधे आंकड़े बताता हूँ, उसी से पता लग जाएगा कि मोदी मैजिक अपने आप में कितना बेकार का तर्क है। 43 सीटें राजस्थान में ऐसी हैं, जिसमें भाजपा नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे कांग्रेस है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच का अंतर उस इलाके में जो क्षेत्रीय बहुजन समाज पार्टी या जो आदिवासियों की पार्टी और ऐसी दूसरी क्षेत्रीय, उनको ज्यादा वोट मिले। अगर अशोक गहलोत ने इन लोगों के साथ में कुछ समझौता कर लिया होता, इनके साथ एक समझदारी कायम कर ली होती, कुछ सीटों का आदान प्रदान कर दिया होता, तो इस वक्त ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होती। इनमें से कांग्रेस आराम से 35 सीटें जीत सकती थी। ये बहुत ही निष्पक्ष जो पोलस्टर हैं, उन्होंने ये आंकड़े निकाल के मुझको दिए। तो इसलिए वहां क्या मोदी मैजिक है? वहां तो सीधे सीधे कांग्रेस की एक रणनीतिक पराजय है। अब आप मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में क्या मोदी मैजिक है? मध्य प्रदेश में करीबन 63 सीटें ऐसी हैं 200 में से, जो भाजपा कभी नहीं हारती है। तो कांग्रेस को दरअसल देखा जाए तो करीबन 140 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां पर। उन्हीं 140 सीटों में से उसको कांग्रेस को अपने लिए बहुमत निकालना होता है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह वैसे भी काफी कठिन थी, और उसमें भी वहां चुनावी मुहिम में भी उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, बल्कि कांग्रेस हारी है। अगर कांग्रेस इन चुनावों को ठीक से लड़ती, तो इन नतीजों के अलावा भी कुछ और नतीजे संभव हो जाते, या चुनाव और भी ज्यादा नजदीक होते। इसलिए मोदी मैजिक को तो मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ, पहली बात। और मैं अभी नहीं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये सब तरीके हैं कि आप हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया, मोदी जी ने कोई जादू की छड़ी चला दी। देखिए, 2024 में 2019 से अलग परिस्थिति होगी। 2024 2019 नहीं है, पहली बात तो ये, बीच में 5 साल का अंतर है। और उस 5 साल के अंतर में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2019 में इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं था। ये पहली बार पिछले 10 साल के इतिहास में इंडिया नामक विपक्ष का एक गठबंधन होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, उनके सामने भी इस निर्णय लेने की चुनौती है कि वो क्या करेंगे। मान लीजिए, मैं समझता हूं, अगर मेरे पास कोई जादू का गोला होता, तो उसमें मैं मायावती के मन में जो चल रहा है उसको देख सकता। भाई, मायावती इस वक्त क्या सोच रही होंगी? क्या मायावती ने जो कहा है हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, मायावती जानती है कि ये बात कहने का मतलब ये है कि वो भाजपा की मदद करें। तो अगर एक बार और साबित हो गया कि मायावती ने भाजपा की मदद की, जो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में साबित हुआ था, तो उसके बाद मायावती की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मायावती के सामने ये आखिरी मौका है जब वो दिखा सकें कि वो भारतीय जनता पार्टी की खुफिया मददगार नहीं है, और वो वही नेता है जिसने 2007 में अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता जीती थी। तो इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में आए। इंडिया गठबंधन में आए बिना भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की पेशबंदी है, उस पेशबंदी का हिस्सा बन सकती है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई मिला जुला रूप घोषित रूप से तैयार होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के सबसे बड़े प्रदेश में, जहां 80 सीटें हैं, वहां पर एक बड़ी चुनौती तैयार हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने का मतलब होगा सारे देश में भाजपा को एक मजबूत चुनौती देना। भाजपा आपके दक्षिण भारत में वैसे ही काफी कमजोर है। तो वहां जो 130 सीटें हैं,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, क्या जीतेगी, इसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। तो वो कोई गारंटी से नहीं बात कही जा सकती है कि वो तेलंगाना में अपनी सीटें कायम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, या कर्नाटक में वो पहले ऐसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या उसकी 10 सीटें कम हो जाएंगी, या 5 सीटें कम होंगी, या 12 सीटें कम होंगी, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां की परिस्थितियां भी पूरी तरीके से बदली हुई हैं। इसलिए ये कहना कि 2024 पूरी तरीके से 2019 का दोहराव होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को मान लेना होगा। जी। सर, अभी कुछ दिनों पहले ही प्रशांत किशोर का एक बयान जो है वो सामने आया था। उनका कहना था कि लोकतंत्र में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन मोदी जी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन जो है उसे 1 साल पहले अस्तित्व में आना चाहिए था। उन्होंने बहुत देर कर दी है। तो क्या आपको सच में लगता है कि इंडिया गठबंधन वाकई अब अभी भी देर कर रहा है, जनता के बीच जाने की जरूरत है, जरूरी मुद्दों को मैं इस उठाने की बात को तो जरूरत है? मानता हूँ, प्रशांत जी की इस बात को तो मानता हूँ कि देर तो हो गई है। विपक्षी एकता बनाने में भी थोड़ी देर हुई, और अभी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उसमें 2 महीने का समय ज़ाया हो गया। ये मान लिया गया कि भाई पहले कांग्रेस को चुनाव लड़ने दीजिए, वो चुनाव जीतने ही वाली है, और ये लगभग तय माना जा रहा था। इसलिए जी। बाद में इंडिया गठबंधन की गतिविधियां शुरू कर देंगे, हमारे अनुकूल परिस्थिति होगी। अगर ये नहीं किया जाता और इंडिया गठबंधन की गतिविधियां जारी रखी जाती, तो ये 2 महीने जो बर्बाद हुए हैं, ये बर्बाद नहीं होते, और इंडिया गठबंधन की आज के जो जैसी छवि होनी चाहिए थी, उस तरह की छवि होती। तो ये कुछ देर तो हुई है, लेकिन चलिए, जो हो गया है उसको तो आप बदल नहीं सकते। अभी आप तो केवल अपना वर्तमान और भविष्य को ही दुरुस्त कर सकते हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर खड़गे के नाम पर सभी सहमत हो जाएं, तो क्या देश भर का दलित वोट जो है वो गठबंधन की तरफ आ सकता है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है, तो उसके लिए पहली जरूरत तो ये होगी कि इंडिया गठबंधन में सब लोग उनके नाम पे मोहर लगाएं। और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार चेहरा बना दिया जाएगा तो मायावती के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि आप वो उससे अलग अलग रह पाए। तो उससे एक बहुत ही एक गुणात्मक अंतर पड़ेगा, और उससे विपक्ष की एकता और ज्यादा बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन से उनका चेहरा पास कराना बहुत जरूरी है, और वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक सवाल है। इसमें कांग्रेस को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। जी। और सर, एक चीज और है कि अभी कांग्रेस जो है वो अपने नेतृत्व में भी बदलाव कर रही है, युवा चेहरों को मौका दे रही है, जैसा कि कल हमने देखा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को जो है वो मध्य प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है सौंपी गई है, और राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो एक तरह से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ तो लिया जाएगा, लेकिन जो कमान है वो अब युवा नेतृत्व के हाथ में सौंपी जाएगी। तो क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, पार्टियां जब अपने तब्दीली करती हैं तो दो दो ऐसे लम्हे होते हैं जब तब्दीली के लिए माकूल माने जाते हैं। एक होता है मोमेंट ऑफ विक्ट्री, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाकर अपने काफी परिवर्तन किए हैं, बड़े बड़े हम लोग जानते हैं, और उनकी भी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा होता है मोमेंट ऑफ डिफीट। आपको ध्यान होगा कि 2018 में भाजपा इसी समय मोमेंट ऑफ डिफीट का सामना कर रही, तब उसने परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पिछली बार मोमेंट ऑफ विक्ट्री का सामना कर रही थी, के लाभ में थी। इस बार वो मोमेंट ऑफ डिफीट का सामना कर रही है, लेकिन उसने तय किया है कि वो इसका फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेगी। भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ छोड़कर किसी और जिम्मेदारी को लेने के लिए तकरीबन तैयार हो गए हैं। उस राजस्थान में अभी भी उलझन है, अशोक गहलोत को कैसे वहां से हटाया जाए राजस्थान से, और किस तरीके से आला कमान अपने पसंदीदा व्यक्ति के हाथ में राजस्थान की बागडोर थमाए, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर उतार दी गई है। इसका केवल कांग्रेस को लाभ ही हो सकता है, केवल फायदा ही हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए, उसकी सारी योजनाओं को गड़बड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी पराजय रसीद की जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हर प्रांत में 5-5, 6-6, 7-7 सीटें भी कम कर दी जाएं, तो वही काफी होगा उसको तंग करने के लिए। तो नया नेतृत्व है, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस प्रकार की रणनीति बनाई जा सकती है कि वो किस तरीके से चले ताकि इन लक्ष्यों की पूर्ति कर पाए। जी। और सर, जो पी चिदम्बरम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका भी कल ही बयान एक सामने आया है कि जो भाजपा है वो हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि वो एकदम आखिरी हो और अपनी पूरी जान लगा देती है, और विपक्षी दलों को इससे सीखने की जरूरत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, पी चिदंबरम ने ठीक भी कहा, लेकिन ये बात उन्हें अपने आप से भी पूछनी चाहिए कि वो किससे कह रहे हैं ये बात ये? वो अपने आप से कह रहे हैं क्या? भाई पी चिदंबरम तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। क्या उन्होंने जी। कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ थोड़ा ना दिया है? आज भी उन्हें हम कांग्रेस के नेता के तौर पे जानते हैं। वो लगातार इंडियन एक्सप्रेस में अपना कॉलम लिखते हैं, इसमें कांग्रेस हुँ, की नीतियों की जबरदस्त वो आलोचना करते हैं। तो ये तो उन्हें खुद अपने आप से भी कहना चाहिए। दूसरी ये बात है कि ये भाजपा के चुनाव लड़ने की नकल करके कोई पार्टी दूसरी भाजपा नहीं बन सकती। हर पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना मॉडल होगा। जैसे आम आदमी पार्टी है, उसका चुनाव लड़ने का अपना मॉडल है। वो भी बहुत जम के चुनाव लड़ते हैं वो लोग, और चुनाव लड़ने में कन्विंसिंग करने में वो लोग बहुत माहिर हैं। दिल्ली के चुनाव, पंजाब के चुनाव इस बात के सबूत हैं। लेकिन वो भाजपा जैसी पार्टी नहीं, वो भाजपा की तरह नहीं करती। तो कांग्रेस को अपने चुनाव लड़ने के तौर तरीके सुधारने होंगे। इन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में और खास तौर से तेलंगाना में भाजपा ने अपने चुनाव लड़ने के मॉडल में उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो तीव्रता है, उसके अंदर काफी सुधार किया है। और मेरे ख्याल से तो थोड़ा ही सुधार और करना होगा। कांग्रेस वहां पहुंच जाएगी जहां उसको पहुंचना चाहिए। जी। तो सर आपने वैसे तो सभी दलों के हाल बता दिए, कौन कहाँ खड़ा है और लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा ज़रूर आती है ईवीएम को लेकर, क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन ईवीएम पर संदेह के जो बादल मंडरा रहे हैं, वो अगर नहीं हटाए गए तो 2024 का जो चुनाव है, वो पारदर्शी तरीके से होता हुआ हम कैसे देख पाएँगे? नहीं, इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारा विपक्ष, जो लोग ईवीएम जो मान रहे हैं कि ईवीएम हैक किया गया है या किया जा सकता है, या इस बात के लगातार अंदेशे रहते हैं, चुनाव चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ये तलवार लटकती रहती है, सारे विपक्ष को मजबूती के साथ में एक प्रतिवेदन ड्राफ्ट करना चाहिए। भाजपा को छोड़कर सभी को उसके नीचे अपने दस्तखत करना चाहिए, और उस प्रतिवेदन को चुनाव आयोग को देना चाहिए और राष्ट्रपति को जाकर देना चाहिए। वो लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन ये चीज चुनाव आयोग को जरूर देनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और उसके बाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को भी देनी चाहिए। और ताकि ये चीज बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए कि हमने लोकसभा चुनाव के पहले ये चीज दर्ज कराई थी। जी, बिल्कुल। और सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है और विपक्षी गठबंधन की जो मीटिंग्स होने वाली हैं, अब तो कई सारी मीटिंग्स होंगी, तो क्या सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बन पाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनावों में तो हमने देखा था कि किस नहीं, तरह बनानी का नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में तो गलती वैसे की ना, विधानसभा चुनाव में जी, गलती की, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस गलती से सबक सीखना जी। चाहिए। सीट शेयरिंग तो फौरन करनी चाहिए। पंजाब में थोड़ा मुश्किल होगा सीट शेयरिंग, दिल्ली में सीट शेयरिंग हुँ, थोड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं? मेरे ख्याल से दिल्ली और पंजाब को मिलाकर एक आम आदमी पार्टी के साथ एक पैकेज डील अगर की जाए तो शायद सीट शेयरिंग हो भी जाए अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार के नए नए तरीके खोजने होंगे, क्योंकि सबका स्वार्थ है एकता। विपक्ष की एकता में सबका स्वार्थ है। क्योंकि अगर मोदी जी 2024 में 2019 की तरह ही जीत गए या उससे उन्होंने बेहतर नतीजा निकाल दिया, तो जो ये अभी तमाम सारे नेता जेल से बाहर हैं, या जिन्हें जमानत नहीं लेनी पड़ी है, वो या तो जेल के अंदर होंगे या फिर जमानत पे बाहर घूम रहे होंगे, या अपने दिन गिन रहे होंगे। ये हालत हो जाएगी सबकी। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और जब से कांग्रेस जो है चुनाव हारी थी विधानसभा चुनावों में, तो तभी से मायूस नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो है एक्टिव नज़र आ रही है और अब फिर से कांग्रेस कांग्रेस बड़ी तजुर्बेकार पार्टी है। वो बहुत चुनाव हार चुकी है, बहुत चुनाव जीत चुकी है। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस बहुत देर तक मायूस रह सकती है। जी, इसीलिए अब बताया जा रहा है अब बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। जो मीटिंग्स है उसकी बात तो हो ही चुकी है और अब 28 दिसंबर को जो है वो उनका 39वां स्थापना दिवस भी है और वो भी आरएसएस के गढ़ नागपुर में आयोजित किया जा रहा है और इस जी। दौरान पार्टी एक बहुत बड़ी रैली करेगी। कहा जा रहा है कि उसमें 10 लाख लोग जुटेंगे। तो ऐसे में जो है जो शिरकत करेंगे लोग, तो माना जा रहा है कि इस रैली से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? बेहतर होगा कि इस रैली को कांग्रेस की रैली रहे ये, लेकिन इसको वो इंडिया गठबंधन की ताकत का एक प्रदर्शन बना दे। जी, जी। अगर वो ऐसा कर पाएगी, कांग्रेस की रैली रहते हुए भी कांग्रेस के सारे सहयोगी दल सम्मान पूर्वक उस मंच के ऊपर मौजूद हों जहां से कांग्रेस का झंडा फहरे, और तो फिर वो उससे एक नजारा ही बदल जाएगा पूरी तरीके से। एक तरह से वो जिसको शंखनाद आप कह रही हैं, तब वो वास्तविक शंखनाद होगा। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारियाँ देने के लिए।
और जिस तरह से आप देख रहे थे कि कल आप जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी है तो उसको लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं और कई नेताओं का बयान ये भी है कि दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया जाए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो जो कांग्रेस की मीटिंग्स है वो भी लगी हुई है और इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई सारी जी। खबरें सामने आई हैं। तो 19 दिसंबर को अब कल मीटिंग होनी है इंडिया की, तो देखते हैं कि क्या ओहो! कुछ होता ये है तो और क्या रणनीति सामने आती है 2024 को लेकर। क्या मोदी जी को चुनौती सीधी दी जा सकेगी और क्या 2024 में महासंग्राम देखने को मिलेगा? ये सारी चीजें हम आगे भी आपको बताएंगे और कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।